वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है रिपल्सन मोटर के बारे में पढ़ेंगे हम आज के टॉपिक में। रिपल्सन मोटर बेसिकली हम देखें, जैसे इसका नाम है, प्रतिकर्षण मोटर होती है। ये प्रतिकर्षित, रिपल करना मतलब प्रतिकर्षण करना होता है। तो ये जो मोटर है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की तरह ही होती है, अर्थात सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का ही एक प्रारूप है। इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन यदि हम देखें दोस्तों, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा नहीं होता, कैपेसिटर इसमें लगाते नहीं। जैसे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज किया जाता है, लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड, इसमें कैपेसिटर भी यूज नहीं करेंगे आप, इसमें कैपेसिटर करेक्ट नहीं होता। ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। रिपल्सन मोटर का कंस्ट्रक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की ही श्रेणी में आता है। इसका भी मेन जो कंस्ट्रक्शन मिलेगा एज सेम मिलेगा। इसमें ये पोल स्टेटर के पोल है दोस्तों, और इस पोल के ऊपर वाइंडिंग लपेटी होती है। दोनों साइड पोल लपेटे होंगे। तो इसमें एक वाइंडिंग का स्टार्टिंग सिरा और उसका अंतिम सिरा दूसरे पोल पर जाके लपेटा जाता है। और ये जो है एन पोल क्रिएट करता है और दूसरा एस पोल क्रिएट करता है। इसके जो वाइंडिंग लगी होगी, ये वाइंडिंग यहाँ पर इसके रोटर पार्ट में वाइंडिंग लगी होगी, और बीच में दो कार्बन ब्रश अटैच होंगे। कार्बन ब्रश का जो एंगल रखा जाएगा वो 45 डिग्री में रखा जाता है। जब तक 45 डिग्री में न रखेंगे तब तक यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो फाई 1, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, तब तक मोटर रोटेट नहीं करेगी दोस्तों। तो रोटर वाइंडिंग लाइक आर्मेचर आप डीसी मोटर, तो इसमें डीसी मोटर की तरह ही रोटर की वाइंडिंग होती है। तो डीसी मोटर में देखे होंगे आपने आर्मेचर का यूज करते हैं, तो जैसा आर्मेचर का कंस्ट्रक्शन होता है वैसे ही यहाँ पर आपको रिपल्सन मोटर के रोटर का कंस्ट्रक्शन मिलेगा। इसमें फ्लक्स का जो डायरेक्शन है, एन पोल में डायरेक्शन यदि क्लॉकवाइज है तो एस पोल का एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एन पोल और एस पोल का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही इसमें होगा, लेकिन रोटर का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो स्टेटर पोल में जो फ्लक्स क्रिएट होगा, यदि इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो रोटर पोल में जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तभी ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और ये जो रोटर पार्ट है एक दूसरे से यहाँ से रोटर पार्ट रोटेट होगा। तो इसका 0 डिग्री इस लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 45 का एंगल होता है, और 45 के एंगल में इसे हम क्या करते हैं, रोटर को कार्बन ब्रश को शिफ्ट करते हैं। तो रोटर में लगा हुआ ये जो कार्बन ब्रश है इसे हम शिफ्ट करते हैं 45 के एंगल में, तब ही ये मोटर रोटेट होती है। इसके अलग अलग टाइप्स हैं दोस्तों। इसके देयर आर मेनी 3 टाइप्स ऑफ रिपल्सन मोटर। तो इसका जो इसके टाइप देखेंगे हम, तो टाइप में आपको ये देखने मिलेगा कि ये मोटर 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी मोटर होती है ये देखेंगे दोस्तों। टाइप्स ऑफ रिपल्सन मोटर। तो फर्स्ट मोटर है कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। सेकेंड मोटर है रिपल्सन इंडक्शन मोटर, और थर्ड है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर 3 टाइप की मोटरें होती है रिपल्सन मोटर, और ये सिंगल फेज एसी सप्लाई में काम करती है। तो सिंगल फेज जब एसी सप्लाई देते हैं तभी ये मोटर वर्क करती है दोस्तों। ओनली फॉर एसी सप्लाई में वर्क करती है। फर्स्ट मोटर देखेंगे, इसका फर्स्ट टाइप है कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। दोस्तों, इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर एक स्टेटर वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग इसके ऊपर वाले आउटर पार्ट में लगा होगा स्टेटर वाइंडिंग, इस वाइंडिंग को हम स्टेटर वाइंडिंग कहेंगे। और यह स्टेटर वाइंडिंग का जो मेन कनेक्शन होगा, यहाँ से सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया जाएगा। तो जब भी स्टेटर वाइंडिंग को हम डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ने के लिए यहाँ पर ओनली फॉर स्टेटर वाइंडिंग का यूज करेंगे डायरेक्ट सप्लाई के लिए। हमें जब भी हम सप्लाई देंगे तो वो स्टेटर वाइंडिंग को देंगे, न कि रोटर वाइंडिंग को। तो स्टेटर वाइंडिंग को डायरेक्ट सप्लाई दिया जाता है। उसी के पैरेलल में यहाँ पर देखेंगे तो ये रोटर पार्ट है, और रोटर के जो कार्बन ब्रश हैं आपस में शॉर्ट सर्किटेड है दोस्तों। तो ये कार्बन ब्रश है, इसको ब्रश कहेंगे।
ये जो कार्बन ब्रश है दोस्तों, ये कार्बन ब्रश यहाँ पर रोटर के दोनों साइड और इसके चारों दिशाओं में लगा हुआ है। तो इसका जो कनेक्शन होगा, अर्थात कि यहाँ पर एक वाइंडिंग रोटर में की जाएगी जिसे हम कंपनसेटेड वाइंडिंग कहते हैं, और इसी कंपनसेटेड वाइंडिंग के कारण ही इसका नाम कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर रखा गया है। तो इसका पावर फैक्टर अधिक होता है और वोल्टेज रेगुलेशन भी अधिक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग में सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे, तो फेज डिफरेंस पैदा करने के लिए हमें एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग को लगाना पड़ेगा, अर्थात ये एक प्रकार की सहायक वाइंडिंग है। और ये सहायक वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। साइड में जो लगी हुई है दोस्तों, ये जो दिख रहा है ये कार्बन ब्रश है, इस साइड भी लगा हुआ है, 4 कार्बन ब्रश लगे हुए हैं इसमें, अर्थात कि यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग कहते हैं, ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है या इसको बोलते हैं स्टेटर में जो वाइंडिंग लगी हुई है उसके पैरेलल में होगा दोस्तों यहाँ पर। तो जब इसमें हम सप्लाई देंगे, सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा दोस्तों, तो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा और यही ईएमएफ फिर इस ऑक्सिलरी कंपनसेटिंग वाइंडिंग में प्रोड्यूस होगा। तो इसके कारण फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पर एक क्रिया होगी और इसके कारण दोस्तों यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा। तो ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, इसका जो फ्लक्स का डायरेक्शन यदि क्लॉकवाइज है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में ढकेलने का काम करेंगे और इसके कारण ये जो रोटर पार्ट है ये अपनी जगह से मूविंग करने लगेगा। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। इसके आगे देखेंगे हम इसका यूज कहाँ करते हैं। तो यूज कंपनसेटिंग वाइंडिंग का करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करने से क्या होता है, पावर फैक्टर इंप्रूव होता है दोस्तों। कंपनसेटिंग वाइंडिंग करने से पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वोल्टेज रेगुलेशन को भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट यदि देखा जाए तो इसका जो रोटर पार्ट है एज अ सेम यहाँ पर आपको मिलेगा, एज अ सेम मिलेगा दोस्तों। रोटर वाइंडिंग का जो कंस्ट्रक्शन है एज अ सेम डीसी मोटर के आर्मेचर की तरह मिलेगा। तो डीसी मोटर के आर्मेचर की तरह इसकी वाइंडिंग, इसका मतलब यही है कि इसमें जो वाइंडिंग की हुई है वो भी उसी के समान होगी और उसी में कार्बन ब्रश जो लगी हुई है वैसा ही पिगटेल वगैरह उसमें और कार्बन ब्रश ब्रश होल्डर वगैरह सारी चीजें उसमें लगी होगी दोस्तों। सेकेंड मोटर है रिपल्सन स्टार्ट मोटर। रिपल्सन स्टार्ट मोटर में देखेंगे हम, इसमें रिपल के द्वारा रिपल्सन स्टार्ट मोटर का यूज करेंगे। तो रिपल्सन मोटर में बेसिकली देखा जाए तो हमें ये चीज देखने मिलती है कि इसमें मैकेनिकल डिवाइस यूज किया जाता है शाफ्ट पर एज अ वर्क सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच टाइप का होता है रिपल्सन स्टार्ट मोटर, और इसमें मैकेनिकल डिवाइस लगाते हैं, अर्थात ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट करेंगे दोस्तों हम जिसकी वजह से ये रिपल्सन स्टार्ट मोटर इंडक्शन मोटर बन जाएगी, सिंगल फेज रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो एसी सप्लाई जब सिंगल फेज देंगे हम तभी ये रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर होगी। तो मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड इन शाफ्ट एज वर्क सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इस इंडक्शन मोटर में शाफ्ट पर एक ऐसा मैकेनिकल मैकेनिज्म का यूज करते हैं जिससे यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच की तरह वर्क करेगा। तो ऐसा एक मैकेनिकल अरेंजमेंट करेंगे दोस्तों, जो मैकेनिकल डिवाइस होगा और ये मैकेनिकल स्विच की तरह काम करेगा और ये एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा दोस्तों। चलिए, और यह शाफ्ट पर लगेगा। इसे हम कहाँ पर अटैच करेंगे, शाफ्ट पर अटैच करेंगे, क्योंकि जब तक शाफ्ट पर अटैच नहीं करेंगे तो यह मैकेनिकल डिवाइस काम नहीं करेगा। यह आर्मेचर वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग के शॉर्ट सर्किट, उसको दोनों को क्या कर देता है, आर्मेचर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट कर देता है, जिसकी वजह से यह वाइंडिंग यहाँ पर यूज की जाती है दोस्तों। लेकिन दिस मोटर एज अ वर्क इंडक्शन मोटर टाइप, तो ये मोटर जो वर्क करती है इंडक्शन मोटर टाइप वर्क करती है दोस्तों।
तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हम मैकेनिकल अरेंजमेंट जैसे कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ जैसे डीसी मोटर में कम्यूटेटर का यूज करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर मैकेनिकल अरेंजमेंट होगा जो यहाँ पर वर्क करेगी। तो ये मोटर जो है ये इंडक्शन मोटर की टाइप की मोटर होती है। बाकी कंस्ट्रक्शन आपको सेफ मिलेगा। इसमें देखेंगे तो ये एन पोल और एस पोल, दो पोल क्रिएट हो रहे हैं। तो एन पोल से जो वाइंडिंग निकली हुई है, ये वाइंडिंग है दोस्तों, जब हम यहाँ से एसी सप्लाई देंगे, इस वाइंडिंग के दोनों सिरों से एक पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल बोल सकते हैं, लेकिन ये एसी सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव का जिक्र नहीं होगा। यहाँ पर ये फेस होगा तो ये न्यूट्रल होगा दोस्तों। सिंगल फेस एसी सप्लाई देंगे हम, तो सिंगल फेस जब एसी सप्लाई देंगे तो इसका जो पोल है दोस्तों, ये पोल है, इस पोल में वाइंडिंग लपेटी हुई है, और वाइंडिंग लपेटी तो इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दोस्तों, और ये मैग्नेटिक पोल बन जाएगा। तो इसके पास जब ये मैग्नेटिक पोल हो जाएगा तो इसका यहाँ से सीरा निकलकर करंट का जो सप्लाई का डायरेक्शन होगा इस टाइप से होगा दोस्तों। और यहाँ पर भी इस कॉइल में, इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी, और ये डायरेक्ट सीधे न्यूट्रल तक जुड़ जाएगा। तो एन पोल और एस पोल में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड एन से एस की ओर जाने लगेगी इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से जाने लगेगी दोस्तों, एन से एस की ओर। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो एन से एस की ओर होगा दोस्तों। और यही फ्लक्स यहाँ पर इन दोनों के बीच में रोटर पार्ट लगा हुआ है, और रोटर पार्ट में भी वाइंडिंग लपेटी हुई है दोस्तों। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पर शाफ्ट पर वाइंडिंग लपेटी हुई है, तो इसके शाफ्ट पर ही मैकेनिकल एक ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं जो 70 से 80% की स्पीड पर घूमने पर ये ऑटोमेटिक आर्मेचर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देता है। तो ऐसा अरेंजमेंट हमको करना पड़ेगा इसी के शाफ्ट पर। तो ये जो मोटर है दोस्तों, इस मोटर के रिपल्सन स्टार्ट मोटर, इसके शाफ्ट पर ही हम एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस अटैच कर देंगे जिसकी वजह से ये मोटर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो वाइंडिंग है, रोटर की वाइंडिंग, ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर ये जो रोटर पार्ट है दोस्तों, ये रोटर पार्ट इसका खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा, ठीक है, एन और एस पोल का खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा दोस्तों, और इस रोटर में वाइंडिंग है तो इसका भी फ्लक्स सेटअप होगा। तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। यदि पोल का मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर स्टेटर और रोटर पोल का जो फ्लक्स है ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और ये रोटर पार्ट मूविंग करने लगेगा, घूमने लगेगा अपनी धुरी पर। तो इस तरीके से इसका रोटर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। यदि यहाँ पर हम देखें तो इसमें आर्मेचर वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड एज अ वर्क इंडक्शन मोटर रेटेड स्पीड 70 to 80% विथ शॉर्ट सर्किटेड। तो जब यहाँ पर इस रोटर पार्ट की स्पीड, इस रोटर की स्पीड 70 to 80% हो जाती है, जब ये मोटर अपनी धुरी पर घूमना चालू कर देती है, ये मोटर रन करना चालू कर देती है, तो रनिंग कंडीशन में ये 70 to 80% की स्पीड पकड़ लेती है दोस्तों। इस सिचुएशन में यहाँ पर जो मैकेनिकल अरेंजमेंट हमने जो लगा के रखा है आर्मेचर वाइंडिंग, ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाती है। कब की कंडीशन में, जब ये इंडक्शन मोटर बन जाती है, अर्थात की रेटेड स्पीड 70 to 80% हो जाती है, तब ये शॉर्ट सर्किट हो जाती है। अर्थात ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी दोस्तों। ऐसा मैकेनिकल डिवाइस यहाँ पर लगा होता है। इस तरीके से हम इस मोटर का यूज करते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे तो थर्ड टाइप की जो मोटर है, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। रिपल्सन इंडक्शन मोटर का भी हम यहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों। ये मोटर भी सेम जैसे रिपल्सन स्टार्ट मोटर है उसी की तरह होती है, लेकिन यहाँ पर इनर केज आउटर केज में वाइंडिंग अलग अलग लपेटी होगी दोस्तों। इसका जो कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा ये इस टाइप से मिलेगा, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। जैसा इसका नाम है दोस्तों उस तरीके से रिपल्सन इंडक्शन मोटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो है इंडक्शन मोटर, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग
एक तो आउटर केज में लगी होगी। ये दोस्तों ये एक प्रकार का स्लॉट है। इस स्लॉट में आर्मेचर वाइंडिंग लपेटी होगी। ये आर्मेचर वाइंडिंग है दोस्तों। इसे हम क्या कहेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग। ये है आर्मेचर वाइंडिंग। ये इसे कहते हैं स्लॉट, और स्लॉट में वाइंडिंग लपेटी हुई है। तो ये स्लॉट है दोस्तों आउटर स्लॉट, इसे कहते हैं आउटर स्लॉट। तो आउटर स्लॉट में जो वाइंडिंग लपेटी होगी वो आर्मेचर वाइंडिंग होगी। इसे आउटर स्लॉट या आउटर केज कहा जाता है। स्टार्टिंग करंट इसमें फ्लो होगी। हम जब सप्लाई से इसे जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग करंट इसी आउटर केज में या आउटर स्लॉट में या आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी दोस्तों। मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें इसी में सप्लाई देना पड़ेगा। तो यहाँ से वाइंडिंग फिर यहाँ पर पहुंचेगी, फिर यहाँ पर लपेट जाएगी, फिर वाइंडिंग फिर यहाँ से, अर्थात इस तरीके से वाइंडिंग यहाँ पर लपेटी होगी। फिर यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ पर लपेटी जाएगी दोस्तों, फिर यहाँ से वाइंडिंग निकलेगी, फिर यहाँ पर लपेटी जाएगी, कुछ टर्न लपेटे जाएंगे, और इस तरीके से फिर यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसा वाइंडिंग करेंगे दोस्तों। अब ये जो वाइंडिंग हमने यहाँ पर इसके आउटर केज में कर दिया, अब इसके दो सिरे निकलेंगे, एक स्टार्टिंग और ये एंडिंग। इन दोनों सिरों में हम क्या देंगे, यहाँ पर सप्लाई देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया जाएगा। तब ये मोटर क्या हो जाएगी, स्टार्ट होगी दोस्तों। तो जब मोटर स्टार्ट होती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है आउटर केज में। अंदर लगी हुई है इनर केज। ये जो स्लॉट दिख रहा है आपको, ये है इनर केज। इनर केज में भी वाइंडिंग की जाएगी। तो यहाँ पर हम वाइंडिंग कैसा करते हैं दोस्तों इनर केज में, ये देखेंगे। यहाँ पर वाइंडिंग करने का तरीका ऐसा होता है कि इनर केज में जो वाइंडिंग की जाती है वो स्क्वायरल केज वाइंडिंग होती है, क्योंकि स्क्वायरल केज टाइप का रोटर है और इनर केज में ऐसी ही वाइंडिंग की जाती है। तो अंदर वाली वाइंडिंग इनर केज की है, बाहर वाली वाइंडिंग आउटर केज की है। तो यहाँ पर जब वाइंडिंग की जाती है तो इसको इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं। यहाँ से कुछ टर्न यहाँ पर लपेटेंगे, ये पोल है, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पर कुछ टर्न लपेटेंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पर कुछ टर्न लपेटेंगे, फिर यहाँ जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर इनर केज में भी वाइंडिंग की जाती है। जब इनर केज में वाइंडिंग हो जाती है तब यहाँ से स्टार्टिंग सिरा और एंडिंग सिरा दोनों निकलते हैं। तो इन दोनों को ही हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंट फ्लो किस में होगी, आउटर केज में होगी, और ये आर्मेचर वाइंडिंग में होगी दोस्तों। ठीक है। अब रनिंग की कंडीशन में जब आ जाएगी तब इनर केज से करंट फ्लो होना चालू होती है। तो जब ये मोटर रिपल्सन इंडक्शन मोटर रनिंग कंडीशन में आती है तब की सिचुएशन में इनर केज या स्क्वायरल केज वाइंडिंग में करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है दोस्तों। लेकिन मोटर को स्टार्ट करते समय में हमें आउटर केज के आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो कराना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम करंट जब सप्लाई से जोड़ेंगे उसे, तो किसके साथ जोड़ेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर एक फेस एक न्यूट्रल होगा और इन दोनों में सप्लाई देंगे तब ये मोटर यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो स्टार्टिंग करंट आर्मेचर वाइंडिंग में और आउटर केज में फ्लो होगी दोस्तों। जब ये मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाएगी 70 to 80% रेटेड स्पीड पे, तब यहाँ पर ये एक ऐसा अरेंजमेंट होगा कि ये कट ऑफ हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगी स्क्वायरल केज इनर वाइंडिंग में। तो इनर जो केज है या अंदर जो लगी हुई इनर केज वाइंडिंग है, इस इनर केज वाइंडिंग में करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। आगे देखेंगे स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में दोस्तों करंट फ्लो होगी आउटर केज के आर्मेचर वाइंडिंग में। तब मोटर एज अ वर्क रिपल्सन मोटर, जब आउटर केज में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी आउटर केज के वाइंडिंग में, तब ये जो मोटर है ये वर्क करेगी रिपल्सन मोटर की तरह। लेकिन जब रनिंग कंडीशन में आ जाएगी मोटर, तब इनर केज में करंट फ्लो होगी। तो जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है तब के सिचुएशन में करंट फ्लो होना हो जाती है स्टार्ट इनर केज में। तो जब मोटर रनिंग कंडीशन में आती है दोस्तों, तब स्क्वायरल केज वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगती है जो इनर केज कहलाती है। तो
तो इनर केज मतलब अंदर वाला जो स्लॉट है उसमें जो वाइंडिंग लपेटी गई है उसमें करंट फ्लो लगती है, क्योंकि मोटर का जो रिएक्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है उस समय। तो मोटर का जो रिएक्टेंस है, या बोल सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो अधिक होता है, हाई होता है। और मोटर एज अ वर्क इंडक्शन मोटर, तो ये जो मोटर है ये इसका रिएक्टेंस हाई होने के कारण मोटर इंडक्शन मोटर की तरह कार्य करती है। इस तरीके से हम दोस्तों यहाँ पर इस मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर दोस्तों। आगे देखेंगे तो इस मोटर में बेसिक यदि कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो इसमें जब लोड अधिक होता है तब इसकी स्पीड कम होती है दोस्तों। लोड अधिक होने पर स्पीड क्या हो जाती है इसकी, कम हो जाती है। और मोटर वर्क करती है एज अ रिपल्सन मोटर की तरह। जब लोड हाई होगा और स्पीड कम होगी उस समय, लोड अधिक होने पर मोटर की स्पीड कम हो जाती है और जब ये मोटर वर्क करती है रिपल्सन मोटर की तरह। सेकंड कंडीशन आती है जब लोड कम डला हो उसमें, उसके शाफ्ट में लोड कम डला हुआ हो, तब ये मोटर की स्पीड अच्छी होती है। अर्थात लोड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। लोड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यदि आप यहाँ पर देखा जाए तो कैसा हो जाएगा, ये 1/m हो जाएगा दोस्तों, तब होगा ये। लोड को बढ़ाने पर स्पीड कम हो जाती है, या लोड को घटाने पर स्पीड बढ़ जाती है दोस्तों। तब ये मोटर इस कंडीशन में मोटर एज अ वर्क करती है डीसी डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की तरह। तो इस सिचुएशन में ये जो मोटर है रिपल्सन इंडक्शन मोटर, ये डीसी कंपाउंड मोटर की तरह बिहेव करती है। एज अ सेम वर्क रिपल्सन इंडक्शन मोटर एंड डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इस सिचुएशन में जब लोड कम रहता है और इसमें उस समय स्पीड अधिक रहती है, तब ये जो है रिपल्सन इंडक्शन मोटर ये डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करती है। तो दोस्तों हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, इस मोटर का यूज हम कहाँ करते हैं, आइए ये देखेंगे। तो इस मोटर का यूज हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं। जो फ्रिज होता है, फ्रिज में इस मोटर का यूज करते हैं दोस्तों। पंप में करते हैं, स्टोरेज पंप जो होता है उसमें करते हैं। कंप्रेशर मशीन में करते हैं, जो कंप्रेशर मशीन होती है उसमें करते हैं। और पेट्रोल पंप में जो मोटर का यूज करते हैं, पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर जब पेट्रोल डलवाते हैं तो उस समय वहां पर नोजल से जो पेट्रोल आता है, तो वैसा ही सेम सिचुएशन इसमें होता है। तो वहां पर जो मोटर लगी रहेगी वो मोटर, यही मोटर है दोस्तों रिपल्सन मोटर, और यही मोटर वहां पर यूज की जाती है। तो रिपल्सन इंडक्शन मोटर वहां पर यूज की जाती है। कंडीशन ये होती है कि इस मोटर का यूज बहुत कम किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफिशियंट मोटर होती है वो है कैपेसिटर मोटर, और इसमें कैपेसिटर नहीं होता। तो इसी वजह से इस मोटर का यूज बहुत कम, एज अ रेयर किया जाता है। जहां पर इस कंडीशन की मोटर होगी, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, वहां पर इस मोटर का यूज, रिपल्सन इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है दोस्तों। बाकी टाइम इस मोटर का यूज नहीं किया जाता। इसमें देखेंगे थर्ड में है एसी सीरीज मोटर। तो हमने सिंगल फेस में दो टाइप की मोटर देखी हमने। तो ये थर्ड टाइप की मोटर है दोस्तों, एसी सीरीज मोटर। एसी सीरीज मोटर ये ऐसी मोटर होती है, जैसे डीसी सीरीज मोटर होती है वैसी सेम कंस्ट्रक्शन एसी सीरीज मोटर का भी होता है दोस्तों। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, थर्ड टाइप की मोटर है ये एसी सीरीज मोटर। इस इसका टॉपिक एसी सीरीज मोटर दोस्तों। तो ये मोटर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का टाइप्स है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बेसिकली इसके थर्ड टाइप की मोटर है दोस्तों। और ये जो एसी सीरीज मोटर है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में एसी सीरीज मोटर का यूज हम बेसिकली हम किसी भी सर्किट में कर सकते हैं, उसमें सप्लाई एसी होना चाहिए। डीसी सप्लाई में इस मोटर का यूज नहीं कर सकते।
एसी सीरीज मोटर का कंपैरिजन करते हैं हम डीसी सीरीज मोटर की तरह। इसका कंस्ट्रक्शन आपको डीसी सीरीज मोटर की तरह ही मिलेगा। डीसी सीरीज मोटर की तरह ही दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन प्राप्त होगा। इसमें आपको एक चीज ये देखने मिलेगा कि यहाँ पर आर्मेचर के वाइंडिंग के सीरीज में एक सीरीज वाइंडिंग लगी होगी और इसमें आईएसई करंट फ्लो होगी दोस्तों। ये है सीरीज वाइंडिंग, और इस सीरीज वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी दोस्तों वो आईएसई करंट फ्लो होगी। सप्लाई दिया जाएगा सिंगल फेज एसी सप्लाई। कंस्ट्रक्शन सेम होगा, जिस प्रकार कंस्ट्रक्शन डीसी सीरीज मोटर का होता है वैसा सेम कंस्ट्रक्शन एसी सीरीज मोटर का भी होगा। इसके जो फील्ड में वाइंडिंग जो टर्न होंगे वो कम होंगे और आर्मेचर में टर्न अधिक होंगे। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है दोस्तों इसमें टर्न अधिक मिलेंगे आपको, और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग अर्थात कि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न आपको कम मिलेंगे दोस्तों, इसमें फेरे कम मिलेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बाकी सेम कंस्ट्रक्शन डीसी सीरीज मोटर की तरह होगा, स्टार्टिंग टार्क इसका भी हाई होगा दोस्तों। सेम कंस्ट्रक्शन डीसी सीरीज मोटर के समान होता है। यदि हम डीसी सीरीज मोटर को देखें और इस मोटर को देखें तो हमें कंस्ट्रक्शन इसका समान मिलेगा दोस्तों। कंस्ट्रक्शन में कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। यदि डीसी सीरीज मोटर को हम यदि एसी सप्लाई दे दें तब क्या होगा, यदि डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देते हैं तो वह घूमती तो है परंतु संतोषजनक रूप से कार्य नहीं करती, अर्थात कि स्पार्किंग होती है। क्योंकि एसी सप्लाई देने में इसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है एसी में। तो फ्रीक्वेंसी होने के कारण अल्टरनेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और मोटर में उत्पन्न जो प्रॉब्लम आती है उसके पीछे रीजन है। जब भी आप एसी सप्लाई देते हैं अर्थात कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है तो ये फील्ड एक समय में हाफ साइकिल में एन से एस पोल बनाता है, फिर आधे हाफ साइकिल में एस और एन पोल बनाता है दोस्तों। तो यहाँ पर पोल का बार बार चेंज होना हो रहा है, और यही पोल के बार बार चेंज होने के कारण यहाँ पर इफेक्ट पैदा होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन कि ये मोटर जब सप्लाई देते हैं तो ये कैसे वर्क करती है। मोटर के पोल यॉक या पोल कोर आदि में ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे लेमिनेटेड किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे डीसी सीरीज मोटर है दोस्तों उसमें भी उसमें पोल लगे होते हैं, यॉक यानी बॉडी होती है, नंबर ऑफ पोल्स मोटर के पोल्स लगे होते हैं, पोल कोर होता है, पोल शू लगा होता है दोस्तों। वैसे ही इसका भी कंस्ट्रक्शन सेम है एसी सीरीज मोटर का, इसमें भी पोल कोर पोल शू लगे होंगे। एज अ सेम कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको। तो इसमें ईडी करंट लॉस होता है क्योंकि यहाँ पर करंट सर्कुलेट होती है बॉडी से पोल को पोल शू में करंट सर्कुलेट होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वाइंड पोल्स में वाइंडिंग लपेटी हुई होती है। तो ये वाइंडिंग जो लग गई है इसके कारण करंट इसमें फ्लो होती है और करंट इसके कोर में सर्कुलेट होती है दोस्तों, उसी के कारण ईडी करंट लॉस होता है। अब इस ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कोर को लेमिनेटेड कर देते हैं दोस्तों। तो कोर को जब लेमिनेटेड कर देंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो सभी पार्ट्स को जिससे मोटर ज्यादा गर्म हो जाती है उसको हम लेमिनेटेड कर देते हैं। तो इसके सभी पार्ट में ईडी करंट सर्कुलेट होने लगती है जिसके कारण यह पार्ट गर्म हो जाता है और वाइंडिंग जलने का ज्यादा चांस होता है दोस्तों। इसीलिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसके कोर को लेमिनेटेड कर देते हैं। कोर को लेमिनेटेड करने का कारण यह होता है इसमें हम सभी को इंसुलेटेड कर देते हैं, इंसुलेटेड कर देते हैं दोस्तों। जब इंसुलेटेड कर दिया जाता है तो मोटर गर्म होने से बच जाती है और ज्यादा हीटिंग क्रिएट नहीं होता है, इसके कारण मोटर सही प्रॉपर वर्क करती है और वाइंडिंग जलने के चांसेस इसमें नहीं रहते। कम्यूटेशन के समय कार्बन ब्रशेस पर स्पार्किंग बहुत ज्यादा होती है क्योंकि हम यहाँ सप्लाई दे रहे हैं एसी, और एसी में स्पार्क ज्यादा होता है। स्पार्क इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी होने के कारण ही यहाँ पर कम्यूटेशन के समय में कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण इस मोटर का जो पावर फैक्टर हो जाता है दोस्तों लो हो जाता है। तो कम्यूटेशन
या स्पार्किंग बढ़ने के कारण मोटर के पार्ट में, उसके रोटर पार्ट में यहाँ पर देखेंगे तो ब्रशेस में ज्यादा स्पार्किंग के कारण पावर फैक्टर यहाँ पर हमें लो प्राप्त होगा दोस्तों। तो पावर फैक्टर जब लो प्राप्त होगा तो स्वाभाविक रूप से हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये मोटर पुअर स्पीड रेगुलेशन होगा इसका फिर। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, रोटर में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर वाइंडिंग लपेटी हुई है, तो इसके चारों ओर वाइंडिंग लपेटी होने के कारण सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिसके कारण उसका फार्मूला बनेगा ईएल इक्वल एल डी आई अपान डी टी दोस्तों। तो रोटर में वाइंडिंग होने के कारण ही यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसका रिएक्टेंस दोस्तों बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट, जब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा तो रोटर वाइंडिंग में जो कॉइल लगी हुई है उसका रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एल ये बढ़ जाएगा। इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न होगी। रिएक्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक सर्किट में अधिक बाधा उत्पन्न होती है। अब इसी चीज को हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा फिर, तब कहीं जाके ये मोटर प्रॉपर वर्क करेगी। तो यहाँ पर इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इसके उपाय हैं, और इन्हीं उपाय का यूज करते हैं दोस्तों। सभी पार्ट को क्या करेंगे, हम लेमिनेटेड कर देंगे। तो लेमिनेटेड कर देंगे तो ईडी करंट लॉस दूर हो जाएगा। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग या इंटरपोल का यूज करेंगे दोस्तों, जिसके कारण ये जो स्पार्किंग होगी ये स्पार्किंग कम हो जाएगी। दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थर्ड प्रॉब्लम है ये जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के टर्न की संख्या कम कर देंगे। यदि फील्ड वाइंडिंग के टर्न की संख्या, नंबर ऑफ टर्न कम कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग की जो टर्न की संख्या बढ़ा देंगे। इधर फील्ड वाइंडिंग की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम कर देंगे, और आर्मेचर वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ा देंगे, जिससे पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जो पावर फैक्टर लो हो रहा था वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और हमें पावर फैक्टर अच्छा मिलेगा तो मोटर कंटिन्यूसली रन करेगी। इसके बाद देखेंगे तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन सभी चेंजेस को बाद डीसी सीरीज मोटर एसी मोटर पर सेटिस्फैक्टरी वर्क करती है। तो सेटिस्फैक्टरी जो है हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये मोटर अब स्पार्क भी नहीं करेगी, और पावर फैक्टर कम भी नहीं होगा, और मोटर प्रॉपर रोटेट करेगी, वाइंडिंग जलने का चांसेस नहीं होगा, एडी करंट लॉस कम नहीं होगा। तो इन सभी चेंजेस को हमें ध्यान देना पड़ता है, या ये चेंजेस करना ही पड़ता है। तब इसके सभी चेंजेस करने के बाद ही डीसी सप्लाई दे पर बहुत अच्छा वर्क करती है मोटर, लेकिन एसी सप्लाई पर वर्क अच्छा नहीं करती। तो इन सभी चेंजेस को हमें ध्यान देना पड़ता है, तभी हम इस मोटर को या डीसी सीरीज मोटर को एसी में बनाना है, एसी में चलाने के लिए, तो हम यहाँ पर उसमें ये चेंजेस करने पड़ते हैं। इसके फीचर्स के कारण हम यहाँ पर, इसका पावर फैक्टर क्या होता है, पुअर होता है दोस्तों। टॉर्क क्या मिलेगा आपको, लो मिलेगा, एज कंपेयर टू रिपल्सन मोटर। तो रिपल्सन मोटर से यदि हम कंपेयर करते हैं तो इसका पावर फैक्टर लो मिलेगा। ऐसा इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पावर फैक्टर लो किस होता है, स्पार्किंग के कारण होता है दोस्तों, और स्पार्किंग ज्यादा होती है, एसी सप्लाई दे रहे हैं हम, इसके कारण पावर फैक्टर लो हो गया। लाइट लोड पर इसका पावर फैक्टर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो लाइट लोड पर यदि हम चलाएंगे इस इंडक्शन मोटर को, तो इसका यूज करेंगे दोस्तों, तो पावर फैक्टर थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग एंड ओवरलोड कंडीशन देखें तो स्टार्टिंग एंड ओवरलोड कंडीशन में इसका पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। इफिशियंसी नॉट गुड एज कंपेयर टू डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर के कंपैरिजन में देखेंगे हम, तो जिसका जो इफिशियंसी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। स्पीड इसकी लो होती है, स्पीड लो होती है दोस्तों, कम होती है। एसी मोटर विल बी लेस देन डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर से इसकी स्पीड कम होती है। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम ट्रैक